एक आखिरी दिन, और आज की कहानी रिकॉर्डेड होती है तो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इस कहानी की भी फरमाइश बहुत सारे लोगों ने की थी। इस कहानी के साथ दो खास चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक, कहते हैं कि मुंबई तब बॉम्बे हुआ करता था। बॉम्बे का ऑफिशियल, उससे पहले भी हालांकि दो चार कहते हैं कि लोग इनकाउंटर हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड पे कहते हैं कि ऑफिशियल इनकाउंटर बॉम्बे का यही केस था जिसकी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि ये शायद बॉम्बे का पहला इनकाउंटर था। दूसरी ये कि कहानी जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं बॉम्बे के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन से भी। जब हम लोग डॉन की बात करते हैं तो आजकल ज़्यादातर लोग दाऊद इब्राहिम का ही नाम लेते हैं, लेकिन ये कहानी जब शुरू हुई है बॉम्बे में जो डॉन का कल्चर शुरू हुआ, डॉन शब्द एक्चुअली पहली बार कहाँ से आया, तो ये कहानी उस पहले डॉन की भी। बहुत सारे लोग कहते हैं हाजी मस्तान पहला डॉन, बहुत सारे लोग कहते हैं करीम लाला, वर्दा राजन, दाऊद इब्राहिम। लेकिन हकीकत में ये है कि अगर आप पूरी हिस्ट्री को खंगालेंगे अंडरवर्ल्ड की, तो हिंदुस्तान में डॉन शब्द और डॉन जो चीज़ लेकर आया जो शख्स, वो था करीम लाला। करीम लाला शेर खान के नाम से भी मशहूर, पहले शेर खान ही था नाम, बाद में करीम लाला नाम पड़ा। करीम लाला को कहते हैं कि मुंबई का पहला डॉन था, बल्कि हिंदुस्तान का पहला डॉन। जबकि करीम लाला या शेर खान का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं था। ये अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ शेर खान, और अफ़गानिस्तान में कहते हैं कि एक वहाँ के शाही परिवार में पैदा हुआ, बहुत ही अमीर घराने से पैदा हुआ। लेकिन 1940 के आसपास पाकिस्तान के पेशावर होते हुए, चूँकि उस वक्त पाकिस्तान था नहीं, हिंदुस्तान एक ही था, तो पेशावर के रास्ते शेर खान मुंबई पहुँचता है कारोबार के लिए, और कारोबार करना चाहता है। लेकिन उसकी नज़र ये थी कि कम वक्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। तो करीम लाला हिंदुस्तान आता है और धीरे धीरे वो अपना बिजनेस शुरू करता है, लेकिन बिजनेस की आड़ में दरअसल वो स्मगलिंग का काम करता है। डायमंड, गोल्ड, डॉक पे और बाकी दूसरी जगहों से जो समंदर के रास्ते, और यहाँ तो उस वक्त तस्करी सबसे बड़ा धंधा हुआ करता था। तो तस्करी के धंधे में काफ़ी कमाई हुई। इस बीच में फिर उसने उस पैसों से मुंबई में जुए के अड्डे, शराब, ये सारी चीज़ों की भी दुकान खोली, वो भी चल पड़ा। फिर लोगों को उसने पैसे उधार देने शुरू किए। तो धीरे धीरे करीम लाला देखते ही देखते कद बढ़ता गया। इस दौरान में एक दूसरा शख्स था जो मुंबई में ख़ास तौर पे तस्करी में अपना हाथ आजमाना चाह रहा था, और वो था, उसका नाम हाजी मस्तान। लेकिन हाजी मस्तान को मालूम था कि करीम लाला का सारी तरफ दबदबा है, कब्जा है, और उस वक्त अंडरवर्ल्ड में खून खराबा और लड़ाई बड़ी कम होती थी। तो हाजी मस्तान ने भी सोचा कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि मिल बैठ के बात करते हैं और दोस्ती करके काम करते हैं। करीम लाला से फिर दोस्ती हो गई और इलाका बढ़ गया कि ये तुम्हारा इलाका, ये हमारा इलाका। इस बीच में एक तीसरा कैरेक्टर भी शामिल होता है जो साउथ से आया था, वर्दा राजन। वो भी तस्करी और इन सारी चीज़ों में और शराब और जुए के अड्डे में इन्वॉल्व था। तो वर्दा राजन को फिर लगा कि वो भी अकेले या लड़के कर नहीं सकता, तो उसने भी फिर करीम लाला से हाथ मिलाया। तो फिर अब 3 इलाके बढ़ गए अलग अलग, और उसमें बड़ा उसूल का सारे पाबंद थे कि जो जिनका इलाका है उस इलाके के बाहर वो काम नहीं करेगा। तो बिना खून खराबे के 3 गैंग ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन इन तीनों में करीम लाला हो या फिर हाजी मस्तान या फिर वर्दा राजन, इनमें जो सबसे बड़ा कद और जिसकी दबदबा सबसे ज़्यादा था वो करीम लाला ही था। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं और करीम लाला का कद लगातार बढ़ता गया। करीम लाला के ऊपर इंस्पायर होकर बहुत सारी फिल्में भी बनी। कहते हैं कि जंजीर में जो प्राण ने शेर खान का रोल किया था वो एक्चुअली कहीं ना कहीं करीम लाला से ही प्रभावित था, और करीम लाला को ही उसमें दिखाया गया था। फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ी दोस्ती थी। एक कहानी ये भी है कि एक बार हेलेन के किसी एक अपने ही जानने वाले ने पैसे बहुत सारे मार लिए और वापस नहीं कर रहा था, तो हर तरफ से वो हेलेन परेशान हो गई, मिला नहीं पैसा। तो फिर दिलीप कुमार ने उस वक्त एक ख़त लिखा था करीम लाला के नाम, और करीम लाला के पास वो ख़त लेकर हेलन पहुंची, और फिर करीम लाला ने बाकायदा जिस शख्स ने पैसे लेके देने से मना कर रहा था उस तक बात की, और फिर वो सारे पैसे हेलन को वापस मिले। तो ये दबदबा था। एक कहानी ये भी है कि किसी घर को कब्जाने के मामले में करीम लाला को कोर्ट से सम्मन आ गया था, और उस सम्मन के बाद करीम लाला को कोर्ट में पेश किया गया। तो जब वो अदालत में पहुंचे तो जज महिला थी। तो अदालत में जितने भी लोग बैठे हुए थे, वकील, वो तमाम लोग करीम लाला को देखकर खड़े हो गए।
इसके बाद जज साहिबा ने पूछा करीम लाला से कि आप विटनेस बॉक्स में आइए। उसका पहला सवाल ये था कि आपका नाम क्या है। तो कहते हैं करीम लाला ने जज की तरफ देखा, फिर लोगों की तरफ देखा और बोला कि ये काला कोट पहने हुए कौन महिला है, कौन औरत है जिसको मेरा नाम नहीं मालूम। तो उस पर बड़े लोग हंसे भी थे। तो ये दबदबा, ये सारी चीज़ें थी, करीम लाला और ये तमाम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वर्दा राजन, करीम लाला और हाजी मस्तान के बाद 80 के दशक में अचानक एक और अंडरवर्ल्ड जो नया डॉन बनने जा रहा था उसकी एंट्री होती है। और वो था उस वक्त साबिर कास्कर, जो दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था। और ये लोग भी फिर ये सारी स्मगलिंग, तस्करी और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन 80 के दशक में वक्त बदल चुका था और इससे पहले के जो डॉन आपस में समझौता करके एरिया बांट के काम करते थे, खून खराबे से बचते थे, तो कास्कर और दाऊद इब्राहिम ये लोग उस रास्ते पे नहीं थे। इनका ये था कि दूसरे गैंग को उससे आगे निकलना है तो उनसे लड़कर निकलना है। बीच में हालांकि हाजी मस्तान ने सुलह सफाई कराने की कोशिश की, लेकिन करीम लाला के जो गैंग था वो असल में पठान गैंग के नाम से भी मशहूर था, क्योंकि करीम लाला शेर खान नाम था और खान के बाद पठान पड़ा, तो ये पठान गैंग उसका अपना भाई सारे करीम लाला के थे। और मुंबई में एक तरह से पठान गैंग का ही पूरा राज था करीम लाला की वजह से। लेकिन खून खराबा उतना नहीं था। 80 के दशक में जब दाऊद के भाई साबिर कास्कर की एंट्री होती है, उसके बाद फिर ये आपस में गैंग वॉर शुरू होता है और एक दूसरे के लोगों को मारने लगते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता जब करीम लाला को लगता है कि शायद ये इस तरह से मानेंगे नहीं। एक बार तो ये भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम को उठवा कर करीम लाला के सामने लाया गया था और करीम लाला ने बहुत पिटाई की थी, ये कहानी है। उसके बाद फिर इनकी दुश्मनी चलती रही। अब पठान गैंग और कास्कर फैमिली, मतलब दाऊद इब्राहिम, उस वक्त 80 के दशक में दाऊद इब्राहिम को डॉन बनना था, बड़ा डॉन बनना था, मुंबई पे राज करना था, तो उसके लिए बहुत कुछ करना था। तो इसलिए अब वो पठान गैंग की आंखों की किरकिरी बन गया। अब इन दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। हालांकि इस दुश्मनी को कम करने के लिए हाजी मस्तान ने बीच बचाव किया, फिर एक बार समझौता कराया कि एक दूसरे को आप मारोगे नहीं, एक दूसरे के लोगों के हमला नहीं करोगे। कहते हैं कि पठान गैंग ने समझौता तो कर लिया, दाऊद ने भी कर लिया, लेकिन पठान गैंग अंदर ही अंदर नाखुश था दाऊद के इस बढ़ते दबदबे से, और इसीलिए वो दाऊद को सबक सिखाना चाहता था। इसी दौरान में एक चौथे कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस कैरेक्टर का नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। एक लड़का जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ, फिर मुंबई आता है, अपने ताऊ और ताई के पास रहता है पढ़ाई लिखाई के लिए। मुंबई के कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लेता है। बीए में दाखला करने के बाद पढ़ने में होशियार, बीए 76% मार्क्स के साथ वो पास करता है। लेकिन उसका जो सौतेला भाई था वो थोड़ा क्राइम की दुनिया में दखल रखता था, तो मनोहर अर्जुन सुर्वे अपने उस सौतेले भाई के भी करीब था। फिर कॉलेज के दौरान ही उसने अपना एक गैंग बनाया, छोटी मोटी बदमाशी भी करता था, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ने में तेज, 76% मार्क्स, मतलब उस जमाने में। तो धीरे धीरे फिर वो क्राइम के रास्ते पे चल पड़ता है। और एक बार अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर उसी इलाके में किसी से लड़ाई हुई थी, एक शख्स की लड़ाई में जान चली जाती है। उसके कत्ल के सिलसिले में मनोहर सुर्वे, उसके भाई और उसके एक दोस्त, इन 3 लोगों को पुलिस पकड़ के कोर्ट ले जाती है। अदालत इनको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। तब उम्र कैद 14 साल के लिए हुआ करती थी। उम्र कैद के बाद इन तीनों को बॉम्बे की जेल में नहीं रखा जाता, बल्कि पुणे के अरवदा जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ एक दूसरा और भी कई गैंग थे, उनके साथ मारपीट होती है। जब मारपीट होती है तो फिर जेलर परेशान हो जाता है, फिर उसको वहाँ से निकाल कर रत्नागिरी जेल में भेज दिया जाता है। 9 साल बीत जाते हैं जेल के अंदर रहते रहते। 9 साल के बाद एक दिन मौका मिलता है और मनोहर सुर्वे जेल से भाग जाता है। जेल से भागने के बाद वो सीधे मुंबई पहुंचता है, बॉम्बे तब का। बॉम्बे में अब उसका ये था कि अपना गैंग बनाना है, लेकिन उस वक्त तक अंडरवर्ल्ड में भी थोड़ा सा वो चीज़ें आ गई थी, रिलीजियस लाइन पे गैंग वैंग। तो कोशिश करता है कि वो दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हो, वहाँ जगह नहीं मिलती, पठान गैंग में शामिल हो, वहाँ जगह नहीं मिलती। तो ये छोटी छोटी वारदात करता रहता है
और कुछ लोगों को मारता भी है, सरकारी बैंक को लूटता है, ख़जाने को लूटता है, गाड़ियाँ चुराता है और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। धीरे धीरे मनोहर सुरवे का थोड़ा नाम होने लगता है और उसके बाद उसका नाम बदल कर अब मनिया सुरवे हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्त उसको मनिया के नाम से बुलाते थे। तो मनिया सुरवे की जब ये किस्से कि एक बहुत ही नया लड़का आया है जो बड़ा डेयरिंग है, पठान गैंग तक पहुंचती है इसकी कहानी। पठान गैंग दाऊद इब्राहिम और उसके भाई से उस वक्त तक समझौता तो कर चुकी थी, लेकिन पठान गैंग किसी तरह से सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए उसने अब सोचा कि चूंकि हाजी मस्तान के साथ बात हो चुकी है, समझौता हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि कोई किसी एक नए लड़के को यह काम दिया जाए जो दाऊद के बड़े भाई को ठिकाने लगा सके। मनिया सुरवे से मुलाकात होती है तय पठान बंधुओं की, और इसी के बाद मनिया सुरवे को यह काम दिया जाता है कि तुम ये काम करोगे, दाऊद के भाई को जो साबिर कासकर उसको मारोगे। मनिया सुरवे को एक मौका चाहिए था अनरेवल में अपनी जगह बनाने के लिए, मुंबई में नाम के लिए। वो फौरन तैयार हो जाता है। इसी के बाद 12 फरवरी 1981, 12 Feb 1981 ये काम ले चुका था। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के पास अक्सर रात को दाऊद का भाई साबिर कासकर पहुंचा करता था। जब वो वापस अपने घर जाया करता था लेट, तो उसी पेट्रोल पंप पे कभी कभी पेट्रोल भी भराया करता था। ये चीज़ें रैकी के दौरान पता चल गई थी। मनिया सुरवे अपने लड़कों को लेकर पहुंचता है। 12 फरवरी 1981 की रात उस पेट्रोल पंप पे जो सिद्धिविनायक मंदिर के करीब था, ये लोग 2 गाड़ियों में इंतज़ार करते रहते हैं। अचानक साबिर कासकर की वहाँ गाड़ी आती है, दाऊद के भाई की गाड़ी में। ये उसको देखते हैं, देखते ही उसके बाद ये दोनों तरफ से घेर लेते हैं और मनिया सुरवे जो है अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। दाऊद के बड़े भाई की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इस कत्ल की खबर अगले दिन सारे अखबार में और उसके बाद हर तरफ अंडरवर्ल्ड में भी चर्चा का विषय है। दाऊद के बड़े भाई का कत्ल, जाहिर सी बात है पहला शक पठान गैंग पे था। पठान गैंग भी थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर धीरे धीरे पता चलता है कि ये काम मनिया सुरवे नाम के एक नए गैंगस्टर ने किया है। अब यहाँ से मनिया सुरवे और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी शुरू होती है। लेकिन मनिया सुरवे इसके बाद उसका कद बहुत बढ़ गया और धीरे धीरे वो बहुत सारे फिर क्राइम करने लगा। इवन उसने पुलिस वालों पर भी हमला किया और उसने अपना गैंग बनाया। और इस गैंग ने पठान गैंग और एक तरह से दाऊद इब्राहिम गैंग, इनको भी उस वक्त पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको लेके इन दोनों गैंग में भी बेचैनी हो गई कि एक नया आया है और जिसकी वजह से हमारी ज़मीन खिसकती जा रही है। और मनिया सुरवे का क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि बॉम्बे पुलिस भी उस वक्त परेशान हो गई। पहले ही वो 80 से लेकर 84 तक पठान, बल्कि 84 नहीं 80 और 81 के दौरान में पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम गैंग के बीच में होने वाले खून खराबे से मुंबई पुलिस परेशान थी। दोनों को वार्निंग भी दिया गया। अब उधर मनिया सुरवे भी एंट्री ले लेता है, तो बॉम्बे पुलिस के लिए अब 3 तरफ से परेशानी थी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बॉम्बे पुलिस ने फिर ये फैसला किया था कि अब बहुत हुआ, इस गैंग को रोकने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बाकायदा इन गैंग को सबको मैसेज भी भिजवाया गया। और फिर हुआ कि पहला जो इसको रोका जाए वो है मनिया सुरवे। तो मनिया सुरवे को ठिकाने लगाने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई और इस टीम को लीड किया था इसाक बागवान करके एक वहाँ पे उस वक्त अफसर थे क्राइम ब्रांच में। और ये हुआ कि हल यही है कि इसका एनकाउंटर किया जाए। इसके बाद धीरे धीरे करके मनिया सुरवे के एक लोगों को जो उसके गैंग के थे पकड़ा गया, उठाया गया, कुछ को मारा गया। लेकिन मनिया सुरवे का सुराग नहीं मिल रहा था। वो लगातार अपने जैसे से साथी पकड़े जाते, वो अपना जगह बदलता जाता। बीच में वो मुंबई छोड़कर भाग गया, फिर वापस आया, फिर अलग अलग ठिकानों पे जगहों पे रहने लगा। और ख़तरनाक इतना था कि अगर वो उसे पता चल जाता कि कोई हमला कर रहा है या पुलिस वाले हैं, तो वो गोली चलाने से भी नहीं हिचकता। तो उसके इस खतरनाक होने के इस सबूत को देखते हुए पुलिस भी बड़ी एहतियात के साथ उसका पीछा कर रही थी, सुराग ढूंढ रही थी। लेकिन लगभग दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई के कत्ल को 1 साल बीत गए। मनिया सुरवे के गैंग के ज़्यादातर लोग पकड़े गए,
मनिया सुरवे का सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच में तारीख आती है एक 11 जनवरी 1982। बड़े भाई की मौत के बाद दाऊद इब्राहिम का एक ही मकसद था, और वो ये था कि अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना, और उसे पुख्ता सबूत मिल चुका था कि यह काम मनिया सुरवे ने किया। काम कराया पठान गैंग ने। तो पठान गैंग के बहुत सारे लोगों के साथ दाऊद इब्राहिम की मुठभेड़ हुई। कहते हैं दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए। एक एक करके दाऊद उन सबको निपटाता गया। जिन जिन लोगों को भी उसे शक था कि उसके बड़े भाई की मौत में ये लोग शामिल थे, उन सबको एक एक करके वो मारता गया। लेकिन असली कातिल जिसने गोली चलाई थी वो मनिया सुरवे था, और वो दाऊद के हाथ नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि बॉम्बे पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। यहाँ ये भी कहते हैं कि उस वक्त दाऊद इब्राहिम के बॉम्बे पुलिस से रिश्ते बड़े अच्छे थे, इसलिए कि पठान गैंग का जो है वो बढ़ रहा था दबदबा, और बॉम्बे पुलिस पठान गैंग के दबदबे को कम करना चाहती थी। अब यहाँ पे भी खेल होता है सब। अब कम करने के लिए उसे चाहिए था एक कोई दूसरा मोहरा। तो लगा कि दाऊद गैंग अभी नई है, उठेगी, तो पठान गैंग को नीचे लाने के लिए दाऊद गैंग ही बेहतर है। तो बॉम्बे पुलिस ने कहते हैं कि दाऊद गैंग को थोड़ा सा प्रमोट करना शुरू किया पठान गैंग को ख़त्म करने के लिए। यहीं पे बॉम्बे पुलिस ने गलती भी की, क्योंकि पठान गैंग तो उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गया, लेकिन उससे बड़ा सरदर्द बन गया दाऊद इब्राहिम, जिसने 93 किया। लेकिन उस वक्त तक ये एहसास नहीं था बॉम्बे पुलिस को। तो पठान गैंग और दाऊद गैंग में लड़ाई चल रही थी। बॉम्बे पुलिस ने पठान गैंग के खात्मे के लिए दाऊद को थोड़ा सपोर्ट किया। अब इस दौरान में दाऊद की चूंकि बॉम्बे पुलिस में अच्छी दोस्ती थी, उसको किसी भी कीमत पे मनिया सुरवे चाहिए था, और सारे लोग लगे हुए थे। इसी दौरान दाऊद के ही एक खास गुर्गे ने 11 जनवरी 1982 को बॉम्बे पुलिस के उस टीम को इन्फॉर्मेशन दी, जिस टीम को मनिया सुरवे का एनकाउंटर करने के लिए कहा गया था, और उसे कहा कि आज मनिया सुरवे जो है दोपहर को करीब 1:30 बजे के आसपास वडाला एरिया में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास आएगा, टैक्सी से आएगा। खबर उसकी एकदम पुख्ता थी, और वो वहाँ पे एक ब्यूटी पार्लर है उस पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आ रहा। उस ब्यूटी पार्लर से उसको अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करना, और फिर वो दोनों कहीं चले जाएंगे। मनिया सुरवे के बारे में जब पुलिस ने तफ्तीश की थी, तब ये पता चला था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड कौन है ये नहीं मालूम था तब तक, ताकि उसके ज़रिए मनिया तक पहुंचा जाए। और मनिया ने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा था, लेकिन उस मुखबिर को ये सारी चीज़ें मालूम थी। तो 11 जनवरी 1982 को उस मुखबिर ने पुख्ता जानकारी दी कि आज ये वडाला इलाके में अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास टैक्सी से आएगा, 1:30 से 2 के बीच में आएगा, और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाएगा। खबर सुनते ही पूरी क्राइम ब्रांच की टीम जो है 3 टीमों में, जिसमें 18 लोग शामिल थे, 18 अफसर हथियार से लैस होकर अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के चारों तरफ फैल जाते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं। ठीक करीब 1:30 बजे के आसपास एक टैक्सी से मनिया सुरवे उतरता है। चूँकि उसकी तस्वीर ऑलरेडी वो जेल में रहा था, कोर्ट में पेशी हुई, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो मनिया सुरवे को देख के ही पहचान जाते हैं। लेकिन तब तक मनिया सुरवे भी इन सादी वर्दी में मौजूद पुलिस वालों को देखकर समझ जाता है कि ये पुलिस वाले हैं और उसी के लिए आए। कहते हैं इसी के बाद वो फटाक सा अपना रिवॉल्वर निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, इसाक और उनके एक साथी पहले से जो तैयार थे, वो सीधे मनिया सुरवे का निशाना लेते हैं और गोली दाग देते हैं। 5 गोली उसके सीने पे मारी जाती है, 1 गोली उसके गर्दन पे लगी थी। मनिया सुरवे वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके बाद उसे उठाते हैं, लेकिन वो तब तक मरा नहीं था। फिर उसको पुलिस की गाड़ी में डाला जाता है, और वहाँ से एक सवाई या कोई एक हॉस्पिटल है जो मुश्किल से 10 से 12 मिनट की दूरी पे है, तो उसको 10 से 12 मिनट में उस हॉस्पिटल में पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन गाड़ी में डालने के बाद और गाड़ी वहाँ से जब चली, 30 मिनट तक वो गाड़ी हॉस्पिटल नहीं पहुँचती है, बल्कि वो गाड़ी बहुत ही स्लो और सड़क पे ही घूमती रहती है। वो कहते हैं इसके पीछे यही वजह थी कि मनिया सुरवे की तब सांसें चल रही थी इतनी गोली खाने के बाद भी, और पुलिस की टीम नहीं चाहती थी कि मनिया सुरवे जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो वो जिंदा हो और डॉक्टर उसका इलाज करें और वो ठीक हो जाए। तो पुलिस चाहती थी कि जब ये आखिरी सांस ले चुका हो तब इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, और इसीलिए जो 10-12 मिनट का सफ़र था, जो 10-12 मिनट की दूरी पर हॉस्पिटल था, वहाँ तक पहुँचने में पुलिस को उस वक्त 30 मिनट लगे। जबकि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे किसी की जान को खतरा है और बुरी तरह गंभीर से रूप से घायल है, ज़ख्मी है,
तो गाड़ी की स्पीड अपने आप तेज़ हो जाती है, जैसे एम्बुलेंस जिस तरीके से भागती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा था। तो उसकी वजह यही थी, कहा जाता है कि ये श्योर करना था कि इस एनकाउंटर में मनिया सुरवे बचना नहीं चाहिए। तो वही हुआ, जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तब तक मनिया सुरवे की मौत हो चुकी थी। इसके बाद इस मनिया सुरवे की मौत अगले दिन सारी तरफ सुर्खियों में थी, और इस मौत से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ दाऊद इब्राहिम को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को मनिया सुरवे से एक वक्त में खतरा हो गया था कि ये जिस तेज़ी से बढ़ रहा है तो शायद ये उसके गैंग को भी पीछे छोड़ दे। दूसरी चीज़ जो सामने आई बाद में वो ये कि मनिया सुरवे के इस एनकाउंटर के लिए दाऊद इब्राहिम ने भी पुलिस की मदद की, और जो मुखबिर जिसने खबर दी थी पुलिस को वो दाऊद का ही आदमी था, और दाऊद ने ही ये मैसेज पुलिस तक पहुंचाया, और दाऊद के कहने पे ही पुलिस मनिया सुरवे का एनकाउंटर करने के लिए तैयार बैठी थी। तो 11 फरवरी 1982 को मनिया सुरवे का एनकाउंटर हुआ। उसकी मौत के बाद फिर 1982 में दाऊद का एक तरह से अपने बड़े भाई की मौत का बदला पूरा हुआ। मनिया सुरवे के बाद अब मुंबई की सड़कों पर खून खराबे का दौर बहुत तेजी से बढ़ गया अब, क्योंकि अब एक मनिया सुरवे हट चुका था, अब सिर्फ बचा जो पठान गैंग और दाऊद। और यहीं से कहते हैं कि दाऊद का उत्थान शुरू हुआ। दाऊद ने एक एक कर पठान गैंग के लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। हाजी मस्तान बीच में आया, लेकिन फिर हाजी मस्तान की भी बात नहीं सुनी, और तब तक हाजी मस्तान भी इन चीज़ों से किनारे होकर एक तरह से राजनीति और बाकी चीज़ों में जाने का रास्ता था। करीम लाला जो इस पूरे पठान गैंग के मुखिया थे, उम्र हो गई थी लगभग उस वक्त 70-72 के आसपास, तो वो भी धीरे धीरे बाकी उसके भाई और वो सारे गैंग चला रहे थे। लेकिन अपने भाई का बदला लेने के लिए करीम लाला के सगे छोटे भाई को भी दाऊद इब्राहिम ने मार डाला, और इसकी के बाद पठान गैंग से उसकी दुश्मनी और तेज़ हुई, जिसके बाद दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे गए। हर दिन मुंबई की सड़कों पर एनकाउंटर होता था दोनों गैंग के बीच, पुलिस भी परेशान थी, और ये सिलसिला चलता रहा लगभग 85-86 तक। उसके बाद धीरे धीरे पठान गैंग पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो गई। 2002 में करीम लाला करीब 90 या 91 साल की उम्र में करीम लाला की मौत हुई, मतलब वो 90 साल तक जिया, और उससे पहले करीब पठान गैंग लगभग ख़त्म हो चुका था, और सिर्फ मुंबई में एक ही गैंग बचा था, और वो था दाऊद इब्राहिम। 90 तक दाऊद इब्राहिम का राज चला, लेकिन 93 मुंबई सीरियल ब्लास्ट से जस्ट पहले दाऊद ने मुंबई छोड़ दिया, क्योंकि उसे मालूम था अब क्या होने जा रहा है। और तब से दाऊद आज तक हिंदुस्तान के कानून को उसको तलाश है, वो मिला नहीं है। लेकिन ये कहानी थी बॉम्बे के, बल्कि कहें कि हिंदुस्तान के पहले एनकाउंटर की, और उस पहले एनकाउंटर से जुड़े हुए पहले डॉन की, जिसने बॉम्बे में डॉन के शब्द को मशहूर किया।